नहीं 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 ये तो वानी हमारा जी, नहीं। बीजेपी तो रोक भी नहीं सकती है। बीजेपी की तरफ से ऐसा थोड़ी है कि आपने थाने को पत्र लिख दिया और उस पर थाने वाले मान जाएंगे। कोई नहीं सकता बीजेपी है। नहीं रोकेगी। कांग्रेस की तरफ से सवाल नहीं, ये इसमें एक है दिलचस्प कि किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, मुझे अचानक याद आया आपकी बात से। अमृत, इसी मध्य प्रदेश में खंडवा से एक बहुत बड़े चेहरे थे, एक नंदू भैया कहते थे उन्हें, अब उनका निधन हो गया, स्वर्गीय हैं नंद कुमार सिंह चौहान। उनका एक बयान मुझे हमेशा याद रहेगा। एक रैली में वो गए थे और उन्होंने वहां सभा में ये माना था ऑन कैमरा, उस वक्त कैमरा उन कैप्चर कर रहा था, उनको पता नहीं मालूम था कि नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम नेता हो जाते हैं, इतने आ जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा देखना पड़ता है चीजों को, कई बार थाने फोन करना पड़ता है। तो ये कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से होता है, तो ये तो तय रहती है। लेकिन मैं वही बार बार पूछ रहा हूं कि वॉशिंग मशीन का जिक्र मैंने नहीं किया वाणी जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो बात बड़ी सीधी है, वाजिब सवाल है कि वो जो आपकी नजर में अपराधी है, लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो फिर उस पे शायद कृपा दृष्टि या जो भी कहिए, वो उस तरह की चीजों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा सवाल उठाए हैं। कहीं भी देश में अगर कोई ऐसा सदस्य है भाजपा का जिसके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, किसी भी स्तर की हो, उसमें रुकावट नहीं आती। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर एनी सच पर्सन, और कोई प्रेफरेंस भी नहीं दिया जाता, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो मुझे पर मैं एक बात वानी जी, एक बड़ा सवाल ये है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आप खुद को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर बीजेपी प्रेजेंट कर रही है, सबसे ज्यादा। आपने कांग्रेस से भी लोगों को बुला बुला के अपने खेमे में शामिल कराए, बावजूद इसके करप्ट पॉलिटिशियन की अगर बात हो तो बीजेपी में कम है दूसरे पार्टियों के मुकाबले। ऐसा ऐसा ये चुनाव किस तरीके से किया जाता है, या क्या खूबी है कि बीजेपी में जो लोग हैं वो एकदम पाक साफ है? नहीं, देखिए, आपको सब जगह मिले जुले लोग लगेंगे, पर आपने जो क्वेश्चन किया है उसका उत्तर भी आपने खुद ही देना शुरू किया है। कांग्रेस का आप देखिए ना, इंडिया अलायंस, प्रत्येक अलायंस का पार्टनर, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और आज से नहीं है। लालू जी 97, ममता जी आई थिंक 2007, मायावती जी 2004। कोई भी केसेस भाजपा सरकार के दौरान नहीं चले इनके, ये कांग्रेस शासित तो जिन तीन नामों को आपने गिनाया वाणी जी, इनमें से दो के साथ मिलकर तो सरकार चलाई है आपने। और लालू प्रसाद यादव को भी पहले बीजेपी ने ही अप्रोच किया था, वे आए नहीं, फिर आप नीतीश कुमार की तरफ गई। तो बड़ा सवाल तो ये है कि जो नहीं आ रहे हैं वही है। लोग हैं, ये जितने लोग हैं, जेपी आंदोलन में तो ये कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे ना जी। आज ये सब एक कांग्रेस की बैसाखी बन के अलायंस बना के चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक प्रक्रिया है ये। नहीं, तो जो कांग्रेस की तरफ है वो वैशाखी बन के हैं, जो बीजेपी की तरफ है, जो एनडीए गठबंधन में, उन्हें क्या कहेंगे? कितने प्रतिशत है? नहीं, जितने भी हैं, कोशिश तो आपकी जारी है ना। कितने प्रतिशत? कोशिश तो आपकी जारी है। बीजेपी किससे गठबंधन नहीं करना चाहती, ये बता दें आप। बीजेपी डिपेंडेंट नहीं है ऐसे पार्टियों पे और ऐसे लोगों पे। ठीक, इस पे मैं तनुज सर से एक सवाल ले लेता हूं। तनुज जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं, तो यदि मेरे पास किसी कमरे में दो ही लोग हैं जिनमें से मुझे दो को चुनना है, तो उनकी खामियों, उनकी बुराइयों के साथ मुझे चुनना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे घर के सामने भीड़ लगी है कि पार्टी ज्वाइन कराइए, तो क्या कोई फिल्टर, छन्नी, छलना कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं सोचूं कि हां, कुछ अगर पाक साफ बढ़िया लोग आए तो उनका स्वागत है, या कोई भी आएगा, इतना नंबर बढ़ा के हमको हासिल क्या होगा? यदि पाक साफ लोग आते हैं, बेदाग आते हैं, तो शायद वो एक अच्छी पहल होनी चाहिए। आपके पास तो ऑप्शन है, हर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है। तनुज जी। देखिए आशिफ जी, मुझे ये लगता है कि जब कभी पार्टियों में कोई भी ज्वाइन होना चाहता है, किसी भी पार्टी में, चाहे वो एक छोड़ करके दूसरे में जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है उस समय पार्टियां सिर्फ ये सोचती है कि उन लोगों का जुड़ाव जो कि आ रहे हैं उनका स्वागत करना उनको ज्यादा आवश्यक लगता है, बजाय कि उनकी इस तरीके की रिपोर्ट्स और दूसरे स्टडीज के चलते। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ, एक फिल्ट्रेशन होना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में का स्तर जो है और सुधार किया जा सकता है इसके अंदर। और ऐसे ही जो पॉलिटिशियंस, जिनको आपने कहा जिस टाइप के पॉलिटिशियंस को टिकट दिया जाता है, उसमें भी सोच विचार होना चाहिए जिससे कि अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिले और जनता को अच्छे ऑप्शंस के साथ में आगे बढ़ने का किसी भी पार्टी के साथ मौका मिलना चाहिए। जी तनुज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संजीव सर, मेरा आपसे एक सवाल है। संजीव सर, हमने देखा एक चीज गौर की, वो ये कि ऐसा लगा जैसे इस 24 के चुनाव से पहले बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी
कि थोक के हिसाब से जितने नेता जहां से मिलते हो, कार्यकर्ता मिलते हो, बस आप उठा लीजिए। और उस अपड़ दपड़ की राजनीति में हुआ ये कि विक्रम आके को भी बीजेपी ज्वाइन करा ली गई, और उसके बाद लोगों ने तो यहां तक कह दिया मीम्स में कि इससे ज्यादा तो चाइना का माल टिक जाता है। वो फिर वापस लौट गए कि नहीं, मुझे कमलनाथ जी की याद आ गई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये मैं तो उनको कैसे, पता नहीं मैं कैसे चला गया था, वो चीजें। तो ये बहुत बड़ी एक बस ये थी कि आने दीजिए, जो आ रहा है सबको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ऐसे 3-4 एग्जांपल्स हमने देखे कई बड़े नेताओं के। बिल्कुल 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 इस तरह से एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के उसके प्रभारी बना दिए गए, जो जिनका काम क्या था कि लोगों को पार्टी ज्वाइन कराएं। अब जब एक विभाग बना दिया जाए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के लिए, तो वो अपनी सफलता के भी तो झंडे उसको अमित शाह और मोदी जी के सामने गाड़ने थे। तो उन्होंने एक दिन में 1 लाख कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा दिया। अब उसका तरीका ये निकाला कि हर बूथ से 10 कार्यकर्ताओं को हम ज्वाइन कराएंगे। देखिए, गणित के हिसाब से इसका चूंकि 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 29 की लेने की उनकी तैयारियां है, तो इस तरह से अगर जो नए कार्यकर्ता भी आ रहे हैं तो ये इनको वोट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते। परसेंटेज थोड़ा बहुत, जीत का मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन इससे उनकी पार्टी में भी कई सारे जो कार्यकर्ता थे, कई सारे जो नेता थे, वो निराश हुए हैं। मतलब जो महापौर जबलपुर में कांग्रेस से चुनाव जीता, वो अब भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, जगत बहादुर सिंह अन्नू। तो जो कार्यकर्ता उसके विरोध में आपका झंडा उठाकर चुनाव लड़े थे, काम कर रहे थे, आज वो उसके सपोर्ट में खड़े हैं। जिन पोस्टरों पर आज जगत बहादुर सिंह अन्नू की फोटो लगाई जाती है, मुख्यमंत्री के साथ लगाई जाती है, तो कुल मिला के मामला ये बनता है कि इस पार्टी को मैं लोगों को ज्वाइन करा के बड़ी मात्रा में इसका संदेश ना सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देना था, बल्कि पूरी तरह से पूरे देश भर में ये प्रचारित करना था कि कांग्रेस में कैसी भगदड़ मची है जी। मैं बताता हूँ आपको कि जो जबलपुर के महापौर ने जब ज्वाइन किया तो साउथ के अखबारों में छपाया गया, उनकी फोटो छपवाई गई कि महापौर ने पार्टी छोड़ दी। बड़ा इम्पैक्ट इसी तरह से जब 1 लाख कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। संजीव जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, एक प्रभारी बना दिए जाते हैं। रोशनी जी, बड़ा सवाल ये कि आपकी नजरों के सामने बीजेपी ने कांग्रेसियों को शामिल कराने के लिए, वेलकम करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया। आप क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में एक उदाहरण गढ़ने का काम कर रही थी कि जो कार्यकर्ता या नेता जिन पे जरा सा कोई दाग लगा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते, अक्षय बम को ही ले लीजिए, इनके यहाँ से एक फोन जाता है, वो कहते हैं कि आपको जेल में जाना है। रोशनी जी, आप कह रहे हैं कि हम संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि आप उसमें सफल नहीं हो पाई? बीजेपी सफल हो गई अपने एजेंडे में, चाहे वो जो भी हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। अगर सफल नहीं रहती तो 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती। उसके बाद भी आज आप देखें कि हम लगातार 10 से 15 सीटों पे फाइट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश का अच्छा रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जिन बातों पर इस देश में अपनी सत्ता को कायम रखते हैं और सत्ता में आते हैं, तो आप एक मुझे उदाहरण बता दीजिए कि मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया। आप देखिए कि 10 साल जब मनमोहन सिंह जी रहे, मनरेगा की एक इतनी बड़ी स्कीम लेकर के आए थे जिससे लाखों करोड़ों गरीबों के परिवारों का उद्धारण हुआ था। आयात निर्यात नीति को उन्होंने रचा था, और यही कांग्रेस ने पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को चुनाव लड़ने का एक अधिकार दिया था, जिन्हें बोलने की आवाज। आज सबसे बड़ा सवाल, और यही मैंने देखा है कि मोदी जी कहते हैं कि भाई भारत देश की आवाज पूरे दुनिया में गूंजती है। क्या किसी मीडिया ने इस बात पर सर्वे किया कि इस बात की सराहना किसने की थी? ये राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने नेहरू जी के लिए कहा था। लेकिन ये झूठ, कम से कम मोदी जी को इतना पढ़ लिख लेना चाहिए कि कम से कम तथ्य तो निकाल लेना चाहिए। अपने भाषणों में जिस तरीके से आज आपने देखा, पहले चरण से लेके दूसरे चरण से लेके तीसरे चरण में हिंदू मुस्लिम, मांस मछली, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का पूरा प्रयास किया गया।
किस तरीके से तबेले से एक भैंस छोड़ ले जाएगी कांग्रेस, मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। अगर मंगलसूत्र की कुर्बानी किसी ने देश के लिए दी है तो सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी बिल्कुल को रोशनी जी, खोकर आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन मंचों से ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस से ज्यादा कन्विंस बीजेपी कर लेती है पब्लिक को। बड़ा सवाल ये है, और वही वोट में तब्दील होते हैं। अमृत जी, अगर ढोंग और पाखंड, अगर इस तरीके का चरित्र अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो मैं माफी चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी इस चरित्र को अपना करके देश की राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत हैं हम उन्हीं सिद्धांतों पर लड़ेंगे, क्योंकि हम झूठ और पाखंड और जनता को मूर्ख बना करके हम चुनाव नहीं लड़ सकते। कि ये जो वादा करते हैं 2 करोड़ रोजगार देने का, आज तो 20 करोड़ रोजगार इस देश को मिल जाने चाहिए थे। हरियाणा पंजाब की किसानों को नहीं देखा क्या? यहीं पे उनके सामने कीले गाड़ दी जाती है। तो ये भी उठ जाएगा कि क्या देश का आम आदमी क्या मूर्ख बन गया अगर 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 वो बीजेपी को वोट दे रहा है। सवाल तो इस पर भी हो जाएगा, डिबेट तो इस पर भी हो जाएगी, लेकिन जब आप बार बार 2018 की बात कर रहे हैं तो मुझे कमलनाथ याद आ रहे हैं। आज अग्निवीर पर मोदी जी वोट मांग रहे थे, इनके हर नेता अग्निवीर को सामने ला रहे थे। क्या आपने अंतिम फेज तक देखा इन्होंने अग्निवीर की चर्चा की? और इस देश की, भारत की गौरव सम्मान लाने वाली तो आपने तो की थी चर्चा, फिर उसका क्यों नहीं असर हुआ? उस पर आता हूं मैं आपके पास, लेकिन जब आपने 2018 की बात की तो फिर मुझे कमलनाथ याद आते हैं, और जब कमलनाथ याद आते हैं तो मुझे संजीव जी याद आ जाते हैं, क्योंकि महाकौशल से संजीव जी आते हैं। संजीव जी, ऐसा क्या हुआ कि कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा तक बंद के रह गए? उसके बाद से कमलनाथ कहां है? वो जब फेज आउट हुआ छिंदवाड़ा वाला, उसके बाद से कहां है? आप तक कोई जानकारी? देखिए, अब जिस तरह रोशनी जी बता रही थी कि बात ये प्रचारित कर पाते हैं और कांग्रेस नहीं कर पाती, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी थोड़े दिन पहले कमलनाथ को देखने मिला। रोज ये अब ये खबर सही थी कि प्लांट की जा रही थी, ये तो कमलनाथ ही जान सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन रोज ये खबरें प्लांट की जा रही थी, आ रही थी, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में चल रही थी कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। उनके घर के उनने अपना टैग लाइन बदल दी, घर पे झंडा बदल दिया, ये होगा वो होगा। अब देखिए, एक जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसके नाम पे, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ती है, उसके खिलाफ ये माहौल बना दिया गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अब बताइए, कार्यकर्ता क्या सोचता है, क्या उसके मन में बातें आती हैं? तो इस तरह से ये जो चाहते हैं वो करते हैं। और जो रोशनी जी बता रही थी कि जो इतने सारे मुद्दे हैं जो कितने सही हैं, उनको भी ये सामने नहीं ला पाते। अब रही कमलनाथ की बात, चूंकि कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सीट को बचाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। उनके मतलब जो राजनीतिक कैरियर है, जो इतना लंबा राजनीतिक कैरियर है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण अब आया है कि किसी भी तरह से नकुल नाथ को जिताया जाए। नकुल नाथ को भी इस तरह से आपके पास फील्ड में इस वक्त समीर खान मेरे सहयोगी इंदौर से मौजूद हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर है तपिश और उमस, और उसके साथ साथ एग्जिट पोल के ये रुझान, ये फैक्ट। जरा मैं समीर के पास चलता हूं। समीर, थोड़ी सी देर कर दी आपने, वरना अक्षय कांति बम पे इंदौर पे यहाँ अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है, लेकिन जब आप जुड़ गए हैं ग्राउंड से तो मैं आपसे जरूर एक सवाल पूछूंगा। एक सवाल इंदौर से जुड़ा हुआ समीर हमारे पास है। समीर, इंदौर अगर अक्षय कांति बम रहते, कांग्रेस बड़ी हाय तौबा मचा रही है और ठीक भी होता है, उनका मचाना वाजिब भी है कि हमारा प्रत्याशी चला गया, उनकी नाराजगी भी वाजिब है, लेकिन यदि अगर आज भी मैदान में बम खड़े होते तो क्या इंदौर आप कांग्रेस के खाते में देख रहे थे, या लालवानी फिर एक जीत का रिकॉर्ड बनाते हुए आप देख रहे थे? देखिए आसिफ, जिस तरह से हम बात करें कि अक्षय कांति बम का जो से वो हम ये कहें कि बीजेपी को जो है, या ये कहें कि जिस तरह से वो इंदौर की जनता को, बीजेपी के जितने भी हमले थे उन हमलों से तो वो लड़ ही रहे थे, और ये कहें कि उनका जो मतलब फेज था, वो फेज भले ही जीतने वाला ना हो, लेकिन वो जो हम ये कहें कि जो हार का अंतर था, सबसे बड़ी जीत चूंकि बीजेपी को इंदौर से मिली थी, तो उस हार के अंतर को कम करने में जरूर अक्षय कांति बम जो है कामयाब हो जाते अगर वो चुनावी मैदान में होते। क्योंकि आसिफ, आप खुद भी इंदौर आए थे और आपने देखा था किस तरह से जो है वो पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर थे। बीकॉम एलएलबी के जो है स्टूडेंट होने के साथ साथ जो है वो एक अच्छे जो है हम ये कहें वक्ता के रूप में जो सामने आ रहे थे, और जो पब्लिक को हम ये कहें कि हम एक अपनी ओर आकर्षित करने की जो शैली है, उस शैली पर वो काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं इंदौर की जनता के बीच वो खासे लोकप्रिय भी हो रहे थे। तो यही वो वजह है
जिसके चलते हम ये कहें कि कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में आ जाती है और जहार के अंतर को कम कर देती है। लेकिन एक बात और आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत चर्चा हो चुकी है इंदौर की चुकी, लेकिन इंदौर रिकॉर्ड बनाने वाले शहर के रूप में जब से स्वच्छता में नंबर 1 आया है, जाना जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए भले ही बुरी खबरें जो है पूरे मध्य प्रदेश से आ रही हो, तमाम एग्जिट पोल जो है फिर 28 और 1 की जो है बातें कर रहे हो, लेकिन समीर लौटेंगे आपके पास। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे वहां से जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वानी जी, रोशनी जी ने भी कई आरोप लगाए हैं और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप की चीजें चलती रहती है, आप क्या कहेंगे? और इसके साथ मेरा ये सवाल भी है, अब तो 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट भी सामने आने वाले, क्या कुछ सीटें हैं जहां पर फाइट आप देखती हैं, स्ट्रांग फाइट? नहीं है, क्योंकि सब जगह एक परिवर्तन की जो मैं बोलूंगी हवा है, छिंदवाड़ा से जो शुरू होती है और पूरे मध्य प्रदेश में बाकी की सीटों पर तो जो पिछला रुझान था उससे ही मिलता जुलता आने वाला है। 29 की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, हम लोग काफी इस चीज के लिए श्योर हैं। रही बात रोशनी जी के जो टिप्पणियां थी, थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगी कि प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स की ये बात करते हैं तो 1951 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। फिर 85 में इन्होंने वेल्थ टैक्स निकाला, फिर उसके बाद जब आए तो कोटा, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक संशोधन किए। मनमोहन सरकार तो ऐसी सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री तो पपेट रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे और सबसे निचला स्तर था हमारे अर्थव्यवस्था का, चिंताजनक स्तर था, जहां गोल्ड भी गिरवी रखा गया था। गोल्ड तो कुछ हिस्से में अब वापस आया है। रही बात भगवान राम की, तो इन्होंने तो उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगाया था पहले, और फिर अब हाल ही में महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने जब हमारी प्रथम नागरिक गई थी वहां दर्शन करने, तो ये बोल के एक मजाक उड़ाया कि उस मंदिर का तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो इनकी भगवान में आस्था, सनातन में आस्था, देश की रीति संस्कृति में आस्था, प्रश्न चिन्ह उठता है। रही बात, अब ये और भ्रम फैलाते हैं अग्निवीर योजना, मैं साधुवाद देती हूं जिसने भी यह योजना बनाई है, क्योंकि हम 18 साल के बच्चों को, लड़कों तो वाणी जी, क्या वजह है जितनी मजबूती से आपने राम मंदिर का जिक्र किया, जितनी मजबूती से आपने देश की सीमाओं को सुरक्षित होने का जिक्र किया, जितनी मजबूती से आपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 5 साल के वो जिक्र किया, उतनी मजबूती से आपने अग्निवीर का जिक्र नहीं किया इस पूरे चुनाव में, क्या वजह? भी जिक्र हुआ है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है टॉपिक ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट्स कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। पर आपको मालूम है, हम 20-22 साल के युवक को जब वो शॉर्ट सर्विस से निकलेगा तो उसके खाते में 11 लाख और बाकी के जो राशि मिला के वो कम से कम 20 से 23 लाख रुपए होंगे। नहीं वाणी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, पैसे तो जाएंगे अकाउंट में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल यह है कि जब इंडियन आर्मी में कोई जवान भर्ती होता है तो उसकी एक लंबी ट्रेनिंग होती है, और वही अग्निवीर की ट्रेनिंग काफी कम होती है। बॉर्डर पर इसे भी खड़ा होना है, तो वो गोलियां जो दुश्मनों की तरफ से आती है वो भी सीने में हमारे दोनों ही जवान खाते हैं, वो आर्मी वाले हो या अग्निवीर हो, तो मुश्किल तो वहां है ना। मैं आपसे सहमत हूं, पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो आधुनिकीकरण हुआ है, जो सशक्तिकरण हुआ है, उसमें अब बहुत सारी ब्रांचें हैं। वो पुरानी वाली आर्मी नहीं है हमारी। हमारे सिग्नल्स के डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे टैंक्स को रीइंफोर्स करने के अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप देखें युवा कहाँ, लड़कियां भी कहाँ जुड़ती हैं, तो हमारे पास कुछ टैंक्स के जो मेंटेनेंस होती है उसमें लड़कियों की भी भर्ती होती है। तो हमारी कोई आर्मी सिर्फ थल सेना नहीं है जो बंदूक उठा के चलते हैं, बहुत अलग अलग विभाग हैं इसमें। और रही बात हमारी योजनाओं की, तो हमने एक बहुत संवेदनशील तरीके से योजनाओं को लागू किया है, जिनसे सिर्फ जीडीपी नहीं सुधरी है। अगर हम शुद्ध जल दे रहे हैं, लोगों के घरों में नल में पानी पहुंचा रहे हैं, तो हम फ्लोराइड मुक्त पानी दे रहे हैं। अगर हम लोगों के घर में गैस पहुंचा रहे हैं,
जीडीपी को तो उठा रहे हैं, जी। पर हम धुएं से मुक्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य उनका सुधर रहा है। जी, अगर ठीक है, मैं जरा इस पर एक तनुज जी का रिएक्शन ले लेता हूं। वाणी जी, तनुज सर, दो बातें हैं। एक, लाभार्थियों को मिला लाभ जिसमें शौचालय से लेकर नल जल योजना तक की बात वाणी जी कर रही हैं, और दूसरा, जिन चीजों को लेकर रोशनी जी ने आपत्ति जताई, शायद वो बीजेपी के लिए उनके मुख्य एजेंडों में रहा, जैसे राम मंदिर 307। आपको लगता है कि इन दोनों ने प्लस होकर वो कर दिखाया जिसकी शायद कांग्रेस ने कभी कल्पना न की हो, और अगर तीसरी बार में इन नंबर्स के साथ बीजेपी एनडीए रिपीट हो रही है तो वाकई ये चौंकाने वाला है। अमूमन चलते टर्म्स के साथ एंटी इनकम्बेंसी सीटें गिरा देती है। देखिए आशिक जी, कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। ये अनुमानित था कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। ये तो बहुत तय तय था, क्योंकि देखिए इंडी अलायंस ने, कांग्रेस ने ऐसा कोई भी अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा कोई मोटिव लेकर के नहीं आए थे। अब देखिए, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए थे, जिसके अंदर संविधान के अंतर्गत राम मंदिर का निर्माण था, जिसके अंदर धारा सेक्शन 370 एंड 35A जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए था, जिसके अंदर देखिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल प्रस्तावित था। साथ ही साथ आप देखिए महिलाओं को 33% तक जो है रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके अलावा 3 तलाक, निकाह, इन सब में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे थे 19 में, वो आप देखिए अभी 24 तक आते आते काफी हद तक जनता ने भी देखा कि वो पूरे हुए हैं। तो जो विश्वास की कड़ी है, ये जो तीसरी बार सरकार, मोदी सरकार बन रही है, इसके पीछे एक वजह ये भी है। हाँ, हालांकि एनआरसी जैसे कानून या नागरिक कई मुद्दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक इससे इम्पैक्ट भी पड़ता है। समीर, एक बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस के लिए महंगाई और बेरोजगारी, कांग्रेस का ये एजेंडा है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर कांग्रेस ने इसे हर एक मंचों से इसका जिक्र किया है। लेकिन यहाँ पर वाणी जी कह रही हैं कि उस मामले में भी हमने जो चीजें की हैं, और जो अभी एग्जिट पोल है, ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को कन्विंस भी किया गया है बेहतर तरीके से, पब्लिक कन्विंस हुई भी है। समीर जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम ये कहें कि चुनाव के दौरान जब पब्लिक से हमने बात की, जनता से बात की, जो वोटर है उनसे बात की, तो हम एक बात बोलना चाहेंगे कि उन्होंने सबसे पहले अगर किसी मुद्दे पर बात की तो वो महंगाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, महंगाई बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम ये कहें कि महंगाई के अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या हम ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उन चेहरे के सामने महंगाई जो है, कुछ कंफ्यूजन है। तनुज जी को लग रहा है कि शायद सवाल उनसे था। तनुज जी, 1 मिनट, इस पर इस सवाल का जवाब समीर दे रहे हैं, मैं लौटूंगा तनुज जी आपके पास। हाँ समीर, कंटिन्यू करिए आप। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बता रहा था कि महंगाई हर बार जब भी हमने जी जिक्र हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेकर वोट करने वाले हैं। लेकिन हम ये, जिस तरह से मैं बता रहा था कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, चाहे वो गैस की कीमतें हो, चाहे पेट्रोल की कीमतें हो, चाहे खाद्य पदार्थों की कीमतें हो, जनता के बीच वो मुद्दा तो था। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से उस मुद्दे को भुलाना चाहिए था, वो कांग्रेस उस मुद्दे को भुला। थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फेस है, या वो कहें कि जो जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, वो इन एग्जिट पोल के तहत तो जो है अभी भी वो बरकरार नजर आ रही है। और वही जनता ने किया कि वो सारे मुद्दे उस चेहरे के सामने जो है बोने साबित होते नजर आए। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश की जनता, या हम ये कहें मध्य प्रदेश की जनता, स्वीकारती भी नजर आई, और महंगाई और जो अन्य मुद्दे वो कहीं ना कहीं जो है ये कहें उस सामने बोने साबित हुए हैं। ठीक, समीर लौटेंगे आपके पास। संजीव जी, जिस इलाके से आप रिपोर्ट करते हैं, महाकौशल और मालवा निमाड़, इन दो ही इलाकों में 23 में हमको कांग्रेस सिमटी हुई नजर आई थी। विधानसभा में तो कम से कम फिर भी मालवा निमाड़ से और महाकौशल से कुछ सीटें कांग्रेस निकाल ले गई, लेकिन जब बारी लोकसभा की आई, दिल्ली की आई और प्रधानमंत्री बनाने की आई, तो फिर वहां से भी अगर कांग्रेस सीटें नहीं निकाल पा रही है, तो फिर एमपी का कौन सा छोर, कौन सा कोना बचता है जहां से अब कांग्रेस रिवाइव करेगी, आपको लगता है? देखिए, जो मध्य प्रदेश के जिस महाकौशल निवाड़ की बात आप कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, 29 सीटें तो हैं, 28 साल ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो संघर्ष है
वो एक छिंदवाड़ा की सीट को लेकर है। तो छिंदवाड़ा की सीट को कमलनाथ ने अपने पूरे सम्मान, आत्मसम्मान और इज्जत का मुद्दा बना दिया है। लोगों से वो यही कह रहे हैं कि भले ही नकुलनाथ आपके सामने है, पर आप वोट मुझे कर रहे हैं। तो जब इस तरह से बात आ जाती है तो अब भारतीय जनता पार्टी को गेन करने के लिए तो सिर्फ एक सीट होती है, 29वीं सीट। और जो कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस कुछ भी हासिल करती है तो सारा गेन है। अगर 3 सीटों पे जीतती है, 2 सीटों पे जीतती है, 5 सीटों पे जीतती है, तो ये सब उसके लिए बोनस भी है और उसके लिए अच्छा है। लेकिन जो हमारे अभी तक एग्जिट पोल आए हैं, वो सभी एग्जिट पोल एक को छोड़कर 28 और 29 पर ही मध्य प्रदेश की सीटों को बता रहे हैं। एक जो समाचार पत्र दैनिक भास्कर का पोल है, उसने ही कुछ थोड़ा सा अंतर बताया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चूंकि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यदि कुछ भी गेन करते हैं तो कांग्रेस के लिए और जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ा लाभ का मुद्दा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है तो तब सर जब चीजें बदलेंगी कांग्रेस के लिहाज से। बाकी ये है कि अब 4 तारीख का इंतजार है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं संजीव जी आपका, समीर आपका बहुत शुक्रिया। समीर तो इस वक्त बिल्कुल तपिश में खड़े हुए हैं, इंदौर में क्या हाल होगा वो समझ रहे हैं हम। बाकी भले ही चुनाव में कोई इंटरेस्ट ना बचाओ, लेकिन गर्मी पूरा इंटरेस्ट दे रही है वहां पर। वाणी जी, रोशनी जी, तनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।